हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के इस कार्यकाल में जो परिस्थितियां प्रदेश की जनता को सामना करनी पड़ रही है, शायद आज से पहले कभी भी इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा। एक तरफ से मुख्यमंत्री बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन का ये दौर चल रहा है, शुरू में कठिनाइयां होंगी, बाद में जीवन आपके लिए जो है बहुत अच्छा होगा, मंगलमयी होगा। लेकिन ये व्यवस्था परिवर्तन का दौर कितना लंबा चलेगा? हालात ये बन गए कि हिमाचल प्रदेश में लोग विवश होकर के सरकार के कामकाज करने के तौर तरीके से, अधिकारियों के काम करने के तौर तरीके से आत्महत्या के दौर में से गुजर रहे। आपने इस बात को देखा कि एक एचआरटीसी का मामला हमारे ध्यान में आया है और एक अधिकारी पर अनावश्यक रूप से प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए एचआरटीसी के एक चालक ने जो है आत्महत्या की है। और मैं समझता हूं ये उस अधिकारी तक ही जुड़ा विषय नहीं है, ये विषय पूरी व्यवस्था का जो है वो चित्रण कर रहा है, जो व्यवस्था परिवर्तन का जिक्र हो रहा है। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में इस तरह के हालात बन गए कि आईजीएमसी में जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य की सुविधा देने वाला हमारा संस्थान है, वहां पर छोटी छोटी बीमारियों के इलाज के लिए भी न दवाइयां उपलब्ध हो पा रही हैं, न सेवाएं उपलब्ध हो पा रही हैं। हार्ट का स्टेंट पड़ता है, उसके लिए भी ये परिस्थिति आई कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो उसको उपलब्ध कराने में जो है हम पर जो है वो सफल नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो स्वास्थ्य की सुविधाएं जो हिमकेयर के अंतर्गत दी गई थी हिमाचल प्रदेश में, वो सुविधा तो लगभग बंद कर दी गई। लेकिन उसके बावजूद जो इमरजेंसी में जो यहां पर हिमाचल प्रदेश में जो सुविधाएं मरीजों को मिलनी चाहिए थी, जो दवाइयां मिलनी चाहिए थी, वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। एक तरफ से मुख्यमंत्री कहते हैं कि स्वास्थ्य में हम आमूलचूल परिवर्तन करना चाह रहे हैं। 2 वर्ष का कार्यकाल आपका बीत चुका है और 2 वर्ष के कार्यकाल के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में एक स्टेंट के ऑपरेशन के लिए भी हिमाचल प्रदेश से बाहर जाना पड़ रहा है उस मरीज को, या प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ रहा है। और हिमकेयर के अंतर्गत जो दवाइयां उपलब्ध होती थी, जो इलाज उपलब्ध होता था मरीजों को, वो तो लगभग बंद कर दिया है। और इस वक्त हिमाचल प्रदेश में जो देनदारियां हिमकेयर की है वो लगभग 400 करोड़ से ऊपर की हो गई है। सरकार ना वो पैसा दे रही है और ना ही सरकार जो है स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर करने के लिए प्रयास कर रही है। और ऐसे में अगर आगे बढ़कर के हम बात कहें, पीडब्ल्यूडी में, आईपीएच में, दोनों महकमे में जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने टेंडर कंपटीशन पर लेकर के काम लिया, काम लेने के बाद काम उनको अवार्ड हुआ, अवार्ड होने के बाद उन्हें काम पूर्ण कर दिया, लेकिन पेमेंट पिछले 2 साल से नहीं मिल पा रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय के उस वक्त के भी टेंडर, वो भी पेमेंट बहुत ज्यादा जो है वो पेंडिंग की गई। आज की तारीख में ये स्थिति है कि 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेमेंट हिमाचल प्रदेश की सरकार को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को देने को है। और शायद मुझे लगता है कि लगभग 500 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट जो है वो आईपीएच के ठेकेदारों को देने की। कहीं ऐसा ना दौर आ जाए कि 2 साल तक या 3 साल तक जो पेमेंट अब पिछले समय से जो नहीं हो पाई, उस पेमेंट की वजह से जो ठेकेदार हैं
वो भी आत्महत्या की तरफ आगे ना, ऐसी स्थिति ना बन जाए। ठेकेदारों का तरफदारी का विषय नहीं है, विषय है जिन्होंने ईमानदारी से काम किया। आज उन ठेकेदारों की मशीनों को, उनकी गाड़ियों को बैंक उठा करके ले जा रहा है। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में विशेष तौर से जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट और आईपीएस डिपार्टमेंट में जो कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने सरकार से कॉन्ट्रैक्ट लेकर के काम किया और उस काम करने के बाद उनको जो पेमेंट मिल रही थी वो समय पर अभी तक जो है मिल नहीं पा रही है। 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और ऊपर से सरकार कहती है कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? आपके ठेग में हमने पहले तो ये तो इस बात को सुना था, सेब का जिक्र आता था, लेकिन मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं, अब तो उस बात को पुराना समय हो गया बीते हुए। अब तो स्थिति ये आ गई कि पानी जो है वो स्कूटरों पर उठा करके जो है लोगों तक पहुंचाया गया है। टैंकरों में पानी जाते हुए हमने देखा, ट्रैक्टर में पानी की टैंकी लगा करके ट्रैक्टर में पानी ले जाते हुए हमने सुना है, देखा है। लेकिन ये पहली बार हम सुन रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी व्यवस्था परिवर्तन की एक शुरुआत हुई है जिसमें स्कूटर पर पानी ले करके जो है लोगों तक पहुंचाया गया और ऊपर से जो 1 करोड़ से ज्यादा, लगभग 1.5 करोड़ के लगभग जो पेमेंट है वो भी कर दी गई है। उसमें एक्शन जो दिया जा रहा है कर्मचारियों पर दिया जा रहा है, अधिकारियों पर लेने की बात आ रही है, लेकिन जो उसमें शामिल है नेता लोग हैं, कुछ ठेकेदार हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और व्यवस्था परिवर्तन का ये आलम यहीं पर नहीं रुकता है। आगे बढ़कर के हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं कि पूर्व में मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री खास तौर से जिक्र करते थे खनन माफिया, खनन माफिया, खनन माफिया, और वीडियो बना करके भेजते रहते थे। आज उनकी सरकार है, उनके इलाके में ऊना जिले में देखिए, आप कांगड़ा में देखिए, जो खनन का काम चल रहा है उस खनन के काम में सारी चीजें जो है दिन दिहाड़े हो रही हैं, उसके बावजूद भी ना उप मुख्यमंत्री उसको रोकने में समर्थ हो पा रहे, ना सरकार। उस पर व्यवस्था परिवर्तन की दृष्टि से आपका क्या कहना है? ये भी एक प्रश्न है जिस प्रश्न को लेकर के मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए। हम इस बात को लेकर के जरूर कहना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो परिस्थितियां आज के दौर में 2 साल का कार्यकाल बीतने के पश्चात हम देख रहे हैं वो सचमुच में चिंताजनक है और आने वाले समय में जो चिंता और ज्यादा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ट्रेजरी में भी रोक लगा दी गई है। एक तरह की ट्रेजरी आज की तारीख में बंद है क्योंकि भुगतान करने के सारे बिल वहां पर जो है वो लंबित पड़े हैं। उसकी वजह क्या है? इस पर मुख्यमंत्री जी कहे, एक तरफ से मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 2027 तक हिमाचल जो है पूरे देश के समृद्ध राज्यों में से सबसे ऊपर होगा। वो फॉर्मूला, वो तरीका, इस बात को हमको बड़ा स्पष्ट तो करें कि आपके पास पैरामीटर्स क्या है, कि आपने कौन से इस प्रकार के काम करने की योजना बनाई है जिसके कारण हिमाचल प्रदेश की आय इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके कारण 2027 में हिमाचल पूरे देश के अंदर सबसे समृद्धशाली राज्य होगा। इन सारी बातों को लेकर के भी मुख्यमंत्री जो है वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे। और उल्टा मैं एक जरूर कहना चाहता हूं कि जो खास तौर से जो आंकड़ों को छुपाने की कोशिश की जा रही है, हकीकत को छुपाने की कोशिश की जा रही है, उन सारी बातों को लेकर के अब काम नहीं चलने वाला। जो हकीकत है वो बतानी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने एक तरफ जो है वो कांग्रेस की अगर गारंटी की बात कहें, गारंटी पर हम बहुत बोल रहे, आज मैं नहीं बोल रहा, लेकिन एक बात का मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश में 1 जनवरी को एक घोषणा की
कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो सक्षम लोग हैं वो बिजली पर सब्सिडी छोड़ दिया, और बिजली पर सब्सिडी छोड़ने से पहले मुझे लगता है कि उनको स्पष्ट करना चाहिए था कि जो 300 यूनिट हमने जो गारंटी दी है, हम क्षमा चाहते हैं, हम क्षमा मांगते हैं पूरे प्रदेशवासियों से, हम उसको करने की स्थिति में नहीं हो पाएंगे, हम सामर्थ्य नहीं है उसको करने के लिए। उसके बाद अगर वो कहते उल्टा हालात इस प्रकार के हैं हिमाचल प्रदेश में, जो आर्थिक दृष्टि से जो परिस्थिति हमारे सामने है, हमारे समक्ष है, उसको देखते हुए मैं आपसे क्षमा मांगते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि मैं खुद भी सब्सिडी छोड़ रहा हूं, आप भी सब्सिडी छोड़ दें। तो मुझे लगता कि प्रदेश की जनता उस सारी चीज को लेकर के थोड़ा गंभीरता से सोचती है। एक तरफ आप बात कर रहे हैं सब्सिडी छोड़ने के लिए, एक तरफ आप सीपीएस बना करके 2 साल तक उनको चलाते रहे कैबिनेट के दर्जे के साथ। आगे जो है उनके सामने पायलट चलती थी, पीछे एस्कॉर्ट चलती थी, और पूरे जो है सुविधाओं से उनको जो है वो पूरी सुविधा के साथ साथ पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो आपने दे रखी थी उनको, संवैधानिक दृष्टि से वो दी जा नहीं सकती थी, लेकिन उसके बावजूद आपने दी क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन का आप जिक्र करते हैं। उसके कारण हिमाचल प्रदेश को कितना आर्थिक रूप से नुकसान हुआ, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टिंग्स करी थी आपने, उस बात का जिक्र नहीं करते। आप क्षमा मांगते कि मुझसे ये गलती हुई है। आप हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट के दर्जे के सारे ओएसडी चेयरमैन बना करके बैठे हुए हैं, और उसके बाद आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप सब्सिडी छोड़ दीजिए। मुझे लगता है कि शुरुआत अगर करनी चाहिए थी तो आपको यहीं से करनी चाहिए थी, या आप सीपीएस को पहले हटा देते, या आप कैबिनेट के दर्जे के साथ जो लोग आपने दर्जे पर इस पे जो पद पर बैठाए हैं उनके बारे में आप फैसला करते, तो लोगों को लगता है कि सही मायने में हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और मुख्यमंत्री ऐसे इनिशिएटिव ले रहे हैं। अपने आप तो आप आनंद में हैं, और आपके मंत्री आनंद में हैं, आपके सीपीएस भी 2 वर्ष तक आनंद में रहे, आपके कैबिनेट के दर्जे के साथ जो है वो जो पोस्टिंग जो आपने हिमाचल प्रदेश में करके रखी है, चाहे वो चेयरमैन है, चाहे एडवाइजर है, चाहे ओएसडी है, वो आनंद में है। और ऐसी सूरत में आपका कतई भी नैतिक अधिकार नहीं है सब्सिडी को विड्रॉ करने का। पहले स्पष्ट करिए कि जो गारंटी आपने दी थी 300 यूनिट बिजली फ्री देने की हिमाचल प्रदेश को, और कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में यह फैसला ले लिया जाएगा, और आज आप सब्सिडी पर आ गए हैं कि सब्सिडी छोड़ने की बात कह रहे हैं। इस पर मुझे लगता है कि आपको पहले अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या सोच करके आपने गारंटी दी थी। ये गारंटी सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए दी थी, या ये गारंटी आपने पूरा करने के लिए दी थी, ये वचन आपने पूरा करने के लिए दिया था प्रदेश की जनता के साथ। और जब वचन आपने दिया था, जब आपने गारंटी दी थी, उसको जब पूरा नहीं कर पा रहे हैं, सबसे पहले आपको प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, उसके बाद फिर आगे सब्सिडी पर बात करनी चाहिए। थैंक यू। सर, मुकेश अग्निहोत्री जी ने बिलासपुर में जनसभा में कहा था कि आप एक भी आंकड़ा प्रस्तुत कर दीजिए जिनको पेंशन ना मिली हुआ है। अभी कल तक लोहड़ी बीत गई, लेकिन एचआरटीसी के जो पेंशनर हैं उनको पेंशन तक नहीं मिली है। इस पर लेकर क्या कहना है? मैं देखो, इस बात को लेकर के मुकेश अग्निहोत्री जी को एक आदत है कि बड़बोलापन है उनमें, और वो जो बात बोलते हैं बहुत सोच समझ करके नहीं बोलते हैं, और हर कहीं बोल देते हैं, हर कुछ बोल देते हैं। ये उनके स्वभाव का हिस्सा है। और जिस दिन उन्होंने इस बात के लिए कहा था, जब उनके 2 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा था और हुआ था, और उस अवसर पर उन्होंने जो सभा की थी, उस सभा में उन्होंने बड़ी घोषणा की, अगर किसी को पेंशन नहीं मिली है तो मैं त्याग पत्र दे देता हूं, या जयराम ठाकुर त्याग पत्र दे देते। और जब उन्हें ये घोषणा की थी, उस वक्त तक एचआरटीसी के जो पेंशनर्स है उनको पेंशन नहीं मिली थी। और मैंने इसलिए इस बात को उठाया था कि भाई जब नहीं मिली थी, जब आपने ये बोला, तो आपको त्याग पत्र दे देना चाहिए। और अभी अगर हालात आज देखिए, मकर संक्रांति निकल गई, आज
लोहड़ी पिछले कल लोहड़ी थी, आज मकर संक्रांति है, यानी कि इस महीने का आधा समय निकल गया, आधा महीना निकल गया, लेकिन उसके बावजूद भी एचआरटीसी के पेंशनर्स को मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक पेंशन नहीं मिली है। आप असत्य कब तक बोलेंगे? आप झूठ बोल करके कब तक अपनी सत्ता को कायम रखेंगे? सर, फ्रीबीज की आपने जिक्र किया, 300 यूनिट बिजली का भी आपने जिक्र किया। दिल्ली में फिर से एक बार जो है इस तरह के लोग हमने वायदे वहां पर किए गए, 100 महिलाओं को जो है वो पैसे देने की बात की गई। तो क्या लगता है सर, फ्रीबीज जो है टोटली बंद होनी चाहिए? इस पे सभी पार्टी को विचार करना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूं कि ये दौर जो है वो अब रुकना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इस बात को लेकर के कहा है कि घोषणाएं वही करनी चाहिए, गारंटी वही देनी चाहिए जिनको हम पूरा कर सकें। और ये सच्चाई है कि सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए लोगों को गुमराह करके जो है वो सरकार बनाने के लिए इनने गारंटियां दी थी, चाहे वो हिमाचल की बात है, चाहे वो कर्नाटका की बात है, चाहे वो तेलंगाना की बात है, चाहे इससे पहले छत्तीसगढ़ की बात है। ये दौर छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ था और छत्तीसगढ़ में ये समाप्त भी हो गया, क्योंकि सरकार चले गई, उनकी गारंटी जब पूरा नहीं कर पाए। ये असर सभी जगह उनका होने वाला है। लेकिन मैं इस बात को भी देख रहा हूं, मैं कांग्रेस के एक मंत्री का बयान देख रहा था कि हालात ऐसे नहीं है, हालात ऐसे नहीं है कि जो गारंटियां दी हैं उनको पूरा करने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी, वर्तमान कांग्रेस की सरकार जो है उनको पूरा करने की स्थिति में नहीं हो पाएगी। ये हिमाचल प्रदेश के एक मंत्री ने अपना बयान भी दिया है, और इसलिए मुझे लगता है कि सहजता रहती, चाहे तो हम भी कम पूछते हैं उनको, जब मुख्यमंत्री अपनी ओर से इस बात का जिक्र कर देते कि भाई अब ये दौर जो हो गया सो हो गया, लेकिन ये गारंटियां जो दी हैं पूर्ण नहीं हो सकती है। और मेरा ये मानना है कि अब रुकने की आवश्यकता है, सभी पार्टियों को आवश्यकता है इन गारंटियों के इस पे। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तो बड़ा स्पष्ट कहना है कि गारंटियां दे करके सरकार बनाना ये कतई भी उचित नहीं। सर, हाल ही में नड्डा जी से आपने मुलाकात की है, प्रदेश में संगठन के चुनाव चले हुए हैं, इसको लेकर कुछ चर्चा हुई है संगठन के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर, या क्या चर्चा हुई है? देखिए, मैं इस बात को लेकर बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि लोकसभा के चुनाव के बाद हमारा मिलना हुआ, मुलाकात हुई, लेकिन हमारी बातचीत नहीं हो पाई थी। बहुत सारे विषय होते हैं प्रदेश से जुड़े हुए, वो पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में जो हमारा संगठन पर्व जो चल रहा है उसमें कैसा चल रहा है, किस प्रकार से हम जिला तक संगठन को बनाने में हम कामयाब हुए, और संभवतः पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश संगठन पर्व में सबसे आगे चल रहा है। हमारे जिला के चुनाव हो चुके हैं, और जिला के संगठन के ढांचे के बाद प्रदेश का संगठन का आने वाले समय में चुनाव होगा, और इस तरह से संगठन के संदर्भ में बातचीत हुई। और इसके अलावा ये शिष्टाचार की नाते एक भेंट थी, इसके अतिरिक्त कोई बहुत ज्यादा इस प्रकार के कोई विषय नहीं। सर, सरकार विपक्ष पे लगातार हमला कर रही है कि सरकार के विपक्ष में जो है वो कई गुट बन चुके हैं, और राजनीतिक तलाशी जारी है कि अपनी कुर्सियां किस तरह से सेफ रखी जाएं। तो क्या कहेंगे सर इसको? देखिए, मैं इस बात को लेकर के पहले तो यही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी में तो खुलेआम ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ये आलम आपने 2 साल के कार्यकाल पूरा होने पर बिलासपुर में देखा होगा, जब कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की अध्यक्षा को बोलने से रोका गया, बोलते बोलते रोका गया। तो ये अपने आप में एक खुला जो है एक संदेश वहां पर कि आपके यहाँ पर किस स्तर का ग्रुपिज्म है, आपके पार्टी के अंदर क्या स्थिति है, इस बात को लेकर के स्पष्टता हम वहीं से हुई। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी मजबूत नेतृत्व के नीचे काम कर रही है और एकजुट होकर के काम कर रही है। जो लोग इस प्रकार की कोशिश करने की सोचते होंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी में साजिश और षड्यंत्र करके आगे बढ़ने की बातें सोचते होंगे, होता क्योंकि मानवीय स्वभाव है, हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, तो उनको बड़ा स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं कि वो उसमें सफल नहीं होंगे, कामयाब नहीं होंगे। ईमानदारी से सब लोग पार्टी का काम करें, और पार्टी जब उचित समझती है उनके मुताबिक जो है, परिश्रम के मुताबिक, क्षमता के मुताबिक, योग्यता के मुताबिक, उनकी कन्विक्शन के मुताबिक उनको पद देती रहती है।